यार पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पंजाब में आई बाढ़। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल ही में पंजाब में गांव, खेत सब पानी में डूब गए। लोग पूछ रहे हैं, ये पानी आखिर आया कहां से? तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये कहना नहीं कि बारिश ज्यादा हुई, बल्कि उन सारे मिले जुले कारणों को समझना है जिनकी वजह से पंजाब को ये आपदा झेलनी पड़ी। तो चलिए जरा इसको समझते हैं बारीकी से। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की। इस बार का जो मॉनसून था वो असाधारण रूप से सक्रिय रहा। खास तौर पर पंजाब के जो ऊपरी इलाके हैं ना, मतलब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके, वहाँ कुछ ही दिनों में कई जगहों पर सामान्य से कहीं ज़्यादा लगभग 150 से 200% ज़्यादा बारिश हो गई। और इसका सीधा असर पड़ा, मतलब पंजाब की जो नदियां हैं ना, सतलुज, ब्यास, रावी, उन पर। इन नदियों में पानी का स्तर बहुत तेजी से, खतरनाक तरीके से बढ़ गया। हाँ, और ये सिर्फ पानी का स्तर बढ़ना नहीं था, बल्कि पानी का वेग भी, मतलब रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी। पहाड़ों पर इतनी तेज बारिश हुई कि पानी बड़ी तेजी से नीचे आया। जो नदियां आमतौर पर शांत बहती हैं, वो एकदम उफनती हुई लहरों में बदल गईं। सतलुज और ब्यास में तो पानी खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर चला गया था। ये थी तो एक प्राकृतिक घटना, पर इसकी जो तीव्रता थी वो इस बार बहुत ज्यादा थी। इसने आगे जो हुआ उसके लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी। हाँ, और इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा पहलू था, वो था बड़े डैमों से पानी छोड़ा जाना। जब नदियों में इतना पानी आ रहा था तो जाहिर है भाखड़ा नंगल डैम जो सतलुज पर है, और पौंग डैम ब्यास पर, और रंजीत सागर डैम रावी पर, ये बड़े बड़े जलाशय अपनी पूरी क्षमता के करीब पहुंच गए। अब देखिए, डैम की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। अगर पानी हद से ज्यादा हो जाए तो डैम के टूटने का खतरा रहता है। तो फिर नियम के हिसाब से डैम के गेट खोलने पड़े और बहुत सारा पानी छोड़ना पड़ा। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई थोड़ा बहुत पानी नहीं छोड़ा गया था, मतलब बहुत ज्यादा था। मिसाल के तौर पर भाखड़ा डैम से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अब सोचिए, जब ये पानी पहले से ही उफनती हुई सतलुज नदी में मिला तो स्थिति कितनी विस्फोटक हो गई होगी। इसी तरह पौंग और रंजीत सागर डैम से जो पानी छोड़ा गया, उसने ब्यास और रावी के निचले इलाकों में भारी तबाही मचाई। ये एक तरह से दोहरी मार थी, ऊपर से बारिश का पानी और साथ में डैम से छोड़ा गया पानी। इन दोनों ने मिलकर पानी की एक ऐसी जबरदस्त लहर पैदा की जिसे पंजाब के मैदानी इलाकों की नदियों के लिए संभालना लगभग नामुमकिन हो गया। पानी किनारों को तोड़ता हुआ दूर दूर तक खेतों और गांवों में फैल गया। तो ये तो हुए प्राकृतिक कारण, मतलब भारी बारिश और डैम से पानी का छोड़ा जाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब आते हैं उन मानवीय कारणों पर जिन्होंने इस प्राकृतिक आपदा के असर को, आप कह सकते हैं, कई गुना बढ़ा दिया। इसमें सबसे पहले नाम आता है अवैध खनन का। पंजाब में खासकर नदियों के किनारों और उनके तल में रेत और बजरी का जो अवैध खनन है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़े पैमाने पर मशीनों से रेत निकाली जाती है। इससे होता क्या है कि नदी के किनारे खोखले और अस्थिर हो जाते हैं। और इसका सीधा नतीजा फिर बाढ़ के समय देखने को मिलता है। नदी के किनारे, जिन्हें एक तरह से प्राकृतिक बांध की तरह काम करना चाहिए या जिन पर पक्के बांध बने होने चाहिए, वो इस खनन की वजह से इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि पानी का थोड़ा सा दबाव भी नहीं झेल पाते। सतलुज और ब्यास के कई हिस्सों में ये साफ देखा गया कि जहां जहां खनन ज्यादा हुआ था, वहीं किनारे सबसे पहले टूटे। मिट्टी की पकड़ ढीली पड़ जाती है, किनारों का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है और पानी को अंदर घुसने का आसान रास्ता मिल जाता है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे मोटे फायदे के लिए किए गए अवैध काम का नतीजा कितना भयानक हो सकता है, पर्यावरण और समाज दोनों के लिए। हाँ, अवैध खनन तो है ही। इसके साथ साथ एक और गंभीर मानवीय दखल है फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण। फ्लड प्लेन, जैसा नाम से ही पता चले, नदी के बाढ़ का मैदान होता है। ये नदी के आसपास का वो निचला इलाका होता है जिसे कुदरत ने ही इसलिए बनाया है ताकि जब नदी में पानी बढ़े तो वो आराम से फैल सके और उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाए। ये एक तरह का नेचुरल सेफ्टी वॉल्व है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इन फ्लड प्लेन्स पर बड़े पैमाने पर कब्जा करके निर्माण कर लिया गया है। हाँ, और ये बहुत ही चिंता की बात है। नदी के फैलने की जो जगह थी, वहाँ गांव बसा दिए गए, कॉलोनियां बन गईं, बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए, यहाँ तक कि फैक्ट्रियां भी लग गईं। तो जब आपने नदी के फैलने की कुदरती जगह ही छीन ली तो पानी कहाँ जाएगा, है ना?
जब सतलुज, ब्यास और रावी में इतना ज्यादा पानी आया तो उसे फैलने की जगह ही नहीं मिली। नतीजा, पानी सीधा इन बस्तियों और इमारतों में घुस गया और जान माल का भारी नुकसान हुआ। ये सीधे सीधे दिखाता है कि हमने नदी के जो प्राकृतिक तौर तरीके हैं उनको समझने और उनका सम्मान करने में कितनी लापरवाही की है। बिल्कुल। और इसी अतिक्रमण वाले मुद्दे से जुड़ी एक और बात जो सामने आई वो है धुस्सी बंध, यानी जो नदी के तटबंध होते हैं उनकी खराब हालत और उन पर भी अतिक्रमण। ये बंध बनाए तो गए थे बाढ़ रोकने के लिए, लेकिन कई जगहों पर रख रखाव ठीक से नहीं हुआ, कहीं अवैध कटान हो गया और कहीं कहीं तो बंध के ऊपर ही लोगों ने घर बना लिए। इससे वो कमजोर हो गए, तो जब पानी का जोर पड़ा तो ये बंध भी कई जगहों से टूट गए। बिल्कुल, ये एक तरह से पूरे सिस्टम की नाकामी को दिखाता है। एक तरफ हमने नदी का प्राकृतिक फैलाव क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन छीन लिया, दूसरी तरफ जो हमने अपनी सुरक्षा के लिए उपाय बंद बनाए थे उनका ना तो ठीक से रखरखाव किया, ना उन्हें अतिक्रमण से बचाया। इससे स्थिति और बिगड़ गई। साथ ही जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक दूसरे मामले में कहा था, पहाड़ों और मैदानी इलाकों में जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई हुई है वो भी बाढ़ की समस्या को बढ़ाती है। पेड़ और जंगल क्या करते हैं? वो बारिश के पानी को सोखते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं और पानी के बहाव की रफ्तार को कम करते हैं। जब जंगल ही कट जाएंगे तो पानी बिना किसी रोक टोक के तेजी से बहकर नदियों में पहुंचेगा। इससे अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। पंजाब के ऊपरी क्षेत्रों और हिमाचल में जो वनों की कटाई हुई है उसका असर भी इस बाढ़ में जरूर पड़ा है। और फिर इन सब के ऊपर एक तीसरा बड़ा फैक्टर है जिसने पूरी स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया, वो है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। ये अब कोई दूर का खतरा नहीं रहा, ये एक सच्चाई है जिसके नतीजे हम अब देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। मौसम के पैटर्न में साफ बदलाव दिख रहा है। सबसे अहम बदलावों में से एक है बारिश का तरीका। अब अक्सर क्या हो रहा है कि बारिश कई दिनों तक धीरे धीरे होने के बजाय बहुत कम समय में बहुत ज्यादा और बहुत तेज होती है। इसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट कहते हैं। इस साल का मॉनसून इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण था। और ये बदलता हुआ पैटर्न हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी नदियां, हमारे नाले, हमारे शहरों के ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ तक कि हमारे डैम्स भी, वो पारंपरिक रूप से एक तय मात्रा और रफ्तार से आने वाले पानी को संभालने के लिए बने हैं। लेकिन जब अचानक कुछ ही घंटों में महीनों जितनी बारिश हो जाती है तो ये पूरा सिस्टम, आप कह सकते हैं, चरमरा जाता है। पानी को जमीन में सोखने या बहकर निकलने का न तो वक्त मिलता है न रास्ता। जमीन जल्दी सैचुरेट हो जाती है, नदियां अचानक उफान पर आ जाती हैं और शहरों में पानी भर जाना आम बात हो जाता है। ये स्थिति पंजाब में साफ तौर पर देखी गई है और जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हमें अपनी पानी मैनेजमेंट की रणनीतियों और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस नई जलवायु सच्चाई के हिसाब से ढालना होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो पंजाब में जो बाढ़ आई उसकी तस्वीर काफ़ी जटिल नज़र आती है। ये किसी एक कारण का नतीजा नहीं थी, ये कई चीज़ों का एक दुर्भाग्यपूर्ण मेल था, जैसा हमारे स्रोतों ने बताया। पहला, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मानसूनी बारिश। दूसरा, बड़े डैमों से उनकी सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाना। तीसरा, नदियों के किनारों पर सालों से चल रहे अवैध खनन ने किनारों और तटबंधों को कमज़ोर कर दिया। चौथा, नदियों के कुदरती बाढ़ क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन पर बड़े पैमाने पर कब्जा और निर्माण, जिसने पानी के फैलने का रास्ता ही रोक दिया। पांचवां, जंगलों की कटाई, जिसने पानी के बहाव को तेज किया। और छठा, इन सब के ऊपर जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के पैटर्न में बदलाव, यानी कम समय में बहुत ज्यादा तेज बारिश। बिल्कुल सही कहा। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति थी, जहां प्राकृतिक घटनाएं जैसे भारी बारिश और डैम से पानी छोड़ने की जरूरत, मानवीय लापरवाही और गलतियों जैसे अवैध खनन, अतिक्रमण, वनों की कटाई और एक बड़े पर्यावरणीय बदलाव यानी जलवायु परिवर्तन के साथ मिल गईं। इन सब ने मिलकर एक ऐसी आपदा पैदा की जिसकी तीव्रता शायद कहीं ज्यादा थी जितनी सिर्फ प्राकृतिक कारणों से होती। हमारा जो सिस्टम था उसने अपना लचीलापन, अपनी रेजिलियंस खो दी थी। नदी जो थोड़ी बहुत बाढ़ खुद झेल सकती थी, उस क्षमता को हमने छीन लिया था और जब एक साथ कई तरफ से दबाव पड़ा तो वो ढह गया। ये सब जानने के बाद जाहिर है सबसे अहम सवाल ये उठता है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। स्रोत कुछ ठोस समाधानों की तरफ भी इशारा करते हैं।
सबसे पहली और बुनियादी बात तो यही है कि हमें प्रकृति के साथ अपना रिश्ता सुधारना होगा। नदी के किनारों और खासकर जो फ्लड प्लेन वाले इलाके हैं, उनमें किसी भी नए निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। और जो अतिक्रमण हो चुके हैं, उन्हें हटाने के लिए एक योजना बनानी होगी, भले ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, ये सबसे जरूरी कदम है। फ्लड प्लेन को नदी के लिए छोड़ना ही होगा। ये न सिर्फ बाढ़ के पानी को फैलने की जगह देगा, बल्कि ये जमीन के नीचे पानी रिचार्ज करने और बायोडायवर्सिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगानी होगी और जो नुकसान हो चुका है उसे ठीक करने के लिए नदी किनारों को फिर से ठीक करने मतलब रेस्टोरेशन पर काम करना होगा। एक और जरूरी सुझाव है वनीकरण का। पहाड़ों पर, नदी के कैचमेंट एरिया में और नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे। ये पेड़ न सिर्फ मिट्टी को पकड़ कर रखेंगे, बल्कि पानी के बहाव को भी कंट्रोल करेंगे। साथ ही पंजाब की जो पारंपरिक पानी निकासी की प्रणालियां हैं, जैसे नहरें और खासकर चोएं, जो बरसाती या मौसमी नाले होते हैं, उनकी नियमित रूप से सफाई और रख-रखाव पक्का करना होगा। कई बार ये बंद हो जाते हैं या इन पर भी कब्जा हो जाता है, जिससे पानी का प्राकृतिक निकास रुक जाता है। ये सभी समाधान मिलकर एक पूरा नजरिया बनाते हैं। फ्लड प्लेन को बहाल करना और पेड़ लगाना प्राकृतिक बफर जोन बनाएगा। अवैध खनन पर रोक किनारों को मजबूती देगी और चोएं व नहरों की सफाई पानी की निकासी को आसान बनाएगी। ये सिर्फ बाढ़ रोकने के उपाय नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने और जलवायु परिवर्तन के असर के प्रति हमें ज्यादा लचीला बनाने के तरीके भी हैं। हाँ, इन समाधानों को लागू करना आसान नहीं होगा। इसमें मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, लोगों की भागीदारी और लंबी अवधि की योजना की जरूरत होगी। तो ये थी पंजाब में आई बाढ़ के अलग-अलग कारणों और कुछ संभावित समाधानों पर हमारी ये पड़ताल। ये साफ है कि ये आपदा सिर्फ बहुत ज्यादा बारिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के एक जटिल ताने बाने का नतीजा थी, जिसने स्थिति को इतना गंभीर बना दिया। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। कुदरत की अपनी सीमाएं हैं, जैसे नदी का अपना रास्ता, अपना फैलाव क्षेत्र। दूसरी तरफ इंसान की विकास की आकांक्षाएं हैं, घर, उद्योग, खेती। और तीसरी तरफ जलवायु परिवर्तन की बढ़ती अनिश्चितताएं। इनके बीच संतुलन कैसे बने? क्या हम भविष्य में सिर्फ आपदा आने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय रूप से ऐसे विकास के मॉडल अपना सकते हैं जो नदियों और उनके पूरे इकोसिस्टम का सम्मान करें? समुदाय किस तरह से अपनी नदियों और बाढ़ के मैदानों के साथ एक नया, ज्यादा टिकाऊ रिश्ता बना सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमें आगे और सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ पंजाब बाढ़ के बहुआयामी कारणों पर हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।